ठीक है, सुनो सुनो, सिंबॉलिकली बात करूं तो मेरे पास n है, l है, ml है, बराबर है। अगर आपको n पता है, l कैसे मिलता है, 0 टू n माइनस 1, सही है, ये ऐसे मिला करता है। अगर आपको l पता है तो ml कैसे मिलता है, -L2। अगर आपको ml पता है तो ms नहीं मिलता है, ms की दो ही वैल्यू होती है, प्लस हाफ या तो प्लस माइनस हाफ होती है। समझ गए? एक बार अच्छे से देख लो, ये पूरा टेबल आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जरा एक बार देखो जरा फटाफट से, n पता है तो l कैसे मिलेगा, 0 टू n माइनस 1। अगर आपको l पता है ml कैसे मिलेगा, माइनस l से लेकर प्लस l। क्लियर हो गई बात सभी बच्चों को, समझे? ओके, आ जाओ, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करते हैं। आप चाहे ना यहाँ पर ये देखो, ये जो आपने लिखा हुआ है ना असीमुद्दीन क्वांटम नंबर, यहां पर ना आप ऐसे लिखो, ये मिलता कैसे है, 0 टू n माइनस 1, ऐसे लिखो यहां पर। ठीक है, ये अजीमुद्दीन क्वांटम नंबर में। और ये कैसे मिलता है, ml की वैल्यू, ml इज इक्वल टू -L2 प्लस l, ऐसे लिख लो। तो जब भी आप ये टेबल प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सीधा ये देखना और समझ में आ जाएगा। बराबर, चलिए, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू पहला सॉल्व कर रहे हैं अपन, आपको ना ऐसे फाइंड आउट करने बोलता है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो बताओ l क्या होगा और ml क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, n की वैल्यू 1, आपको पता है 0 टू n माइनस 1, बराबर है, n मेरा कितना है 1, 1 में से एक 1 निकाल दो, तो 0 टू 0 मतलब एक ही नंबर आ रहा है ना 0, तो l की वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, 0 आएगी। और आपको पता है l की वैल्यू 0 मतलब s ऑर्बिटल, s सबशेल, सॉरी, ठीक है, s क्या हो जाएगा, सबशेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। अब s के अंदर तो ऑर्बिटल वो अकेला एक ही डब्बा रहता है, तो इधर पे आप ये भी ध्यान रखो कि इसका सबशेल क्या हो जाएगा, सिंपल ऑफ सबशेल s हो जाएगा। लेकिन ये 1 क्यों आया, फर्स्ट ऑर्बिट में है, के शेल में तो 1s हो गया। तो बेसिकली ये वाला नंबर कहां लिखा जाता है, इधर। अगर सेकंड शेल में होता है ये तो 2s लिखा करते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक ये चीज भी देख लो, ये हमारे पास क्या मालूम है, कितने सबशेल होंगे, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला, ये अलग से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल, सब शेल में क्या होता है, ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कितने होंगे, आपको पता है एस के अंदर एक ही होता है, एस होता है। समझ आ रहा है, नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो अगर आप यहां पर क्या करते हो, एल की वैल्यू पुट करते हो 0, एल की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, 1, मतलब क्या हुआ कि एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ही डब्बा होता है, आपने देखा है। क्लियर है बात? अच्छा, ए, अगर एल की वैल्यू 0 है, एल की वैल्यू, ml की वैल्यू क्या होगी, -0 टू +0, मतलब 0 ही रहेगा, तो ml की एक ही वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या क्लियर है सही बच्चों को? ओके, आगे सुनो, n की वैल्यू कितनी हो गई, 2, n की वैल्यू कितना, अब आगे सुनो, अच्छा, जितना, और एक चीज याद रखना, सेकेंड शेल में जितने शेल होते हैं उतने ही आपके सब शेल भी होते हैं। मतलब आप सेकेंड, और सब शेल मतलब क्या होता है, शेल के अंदर आने वाले। ठीक है, अब अगर आप सेकेंड ऑर्बिट में जाओगे, वो डायग्राम याद है ये वाला, तो उसके अंदर मेरे पास कौन था, एस आया था, और कौन आया था, पी आया था, तो एस और एक पी, तो ये कितने सबशेल हुए, 2। तो ये बात ध्यान रखना कि ऑर्बिट का नंबर सबशेल के नंबर के बराबर होता है। जितने ऑर्बिट में आप जाओगे, थर्ड ऑर्बिट में जाओगे, 3 सबशेल होंगे, उसमें कौन होगा, एस पी डी, उसके बाद फोर्थ में जाओगे तो एस पी डी एफ। समझ आ रहा है? इतने तक में अपना कहानी हो जाती है, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ये भी बात ध्यान रखना है कि क्या कहना चाह रहा है ये। नेक्स्ट आगे सुनो, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 टू
0 2, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 1 1, तो 0 to 1 मतलब 0 and 1, 0 to 1 में कैसे जाएंगे 0 कॉमा, तो l की वैल्यू 2 आ रही है, 0 आ रही है और क्या आ रही है, क्या ये बात समझ में आ गई, 2 के लिए 2, तो मेरे पास l मतलब आपको पता है p, और l की वैल्यू 1 यानी p, l की वैल्यू 0 यानी s, तो s और p आ रहे हैं सेकंड वाले में, ये मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ है ऐसे। अब सुनो, पहले l इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं, l इज इक्वल टू 0 मतलब s कौन से सब शेल, कौन से शेल में है ये, सेकंड, तो इसके पहले क्या लिख दिया गया, ठीक है। अच्छा, आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल, आपको पता है s के अंदर एक ही आता है, 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1, नहीं आ रही बात समझ में, l की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू माइनस 0 टू प्लस 0 मतलब सिर्फ 0 आएगा, क्लियर। अच्छा इधर आ जाओ, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1 मतलब p होता है सेकेंड शेल, क्लियर है। उसके बाद सुनो, l इज इक्वल टू 1 इधर मैं पुट करता हूं, 2 इंटू 1, अबे 2 प्लस 1, इसका मतलब आपको याद है p के कितने डब्बे हुआ करते थे 3, तो इसलिए ये आपका क्या आ गया, मतलब p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कैसे पता लगाओगे 2l प्लस 1 से, कौन से फॉर्मूले से 2l प्लस 1 से, अंडरस्टूड, वैसे आपको डायरेक्टली भी पता है कितना है। अच्छा अभी ये 3 आ रहे हैं, तो ml की वैल्यूज भी कितनी आएंगी 3 आएंगी, कैसे, l की वैल्यू अगर 1 है तो आप बोलोगे -1 टू +1, -1 0 +1, -1 0 +1, कहानी खत्म, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा अब 3 पर आ जाते हैं, n इज इक्वल टू 3। अच्छा थर्ड शेल में बात कर रहे हैं अपन, थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे, आपको पता है एस बी होगा, पी बी होगा और कौन होगा डी बी होगा, मतलब 1 BHK 3 BHK और 5 BHK होने वाले हैं, क्लियर। अच्छा अब सुनो, n की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है, l कैसे मिलता है 0 टू n माइनस 1, मतलब 3 माइनस 1 कितना होता है 0 टू 2, तो आपके पास क्या नंबर आएगा 0 1 2, ये l की वैल्यू आई, तो l की वैल्यू एक आ गई 0, एक आ गई 1, एक आ गई, तो 0 के लिए अलग से सॉल्व करोगे, 1 के लिए अलग से सॉल्व करोगे, 2 के लिए अलग से सॉल्व करोगे। अच्छा ये l इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी अपन सॉल्व कर चुके पहले भी, बस यहां पर कौन आ जाएगा पहले, क्योंकि थर्ड सब शेल में बात कर रहे हैं अपन, और l इज इक्वल टू 1 भी सॉल्व कर चुके ऊपर, p के लिए पूरी कहानी देख चुके आप, इसके पहले बस ये 3 नंबर, ये नंबर बदल जाएगा क्योंकि आप कौन से ऑर्बिट में हो, थर्ड शेल में हो, थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है, या m शेल में हो। अच्छा ये वाला अभी सॉल्व कर लेते हैं, l इज इक्वल टू 2, क्या आपको पता है l का 2 वैल्यू मतलब डी सब शेल होता है, ओके, तो यहां पर आपने लिख दिया d, इसके पहले 3 क्यों आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट में, क्लियर है बात, थर्ड शेल में हो, थर्ड ऑर्बिट में हो, ओके। ये वाला वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा 4 + 1 5, आपको मालूम है d के अंदर कितने डब्बे होते हैं 5 डब्बे होते हैं, तो ये वही बता रहा है कितने डब्बे होते हैं, तो कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने डब्बे होते हैं मतलब कितने ऑर्बिटल होते हैं, आई होप ये समझ में आ गया। अब ml की कितनी वैल्यूज आएंगी 5 वैल्यूज आएंगी, कितनी वैल्यूज आएंगी 5 वैल्यूज आएंगी। अब l की वैल्यू आपकी कितनी 2 है, चलो शुरू करो, -2 से +2, -2 -1 0 +1 +2, आ गया, आसान है ना, ठीक है, ज्यादा मार्क के लिए आपको पूछ सकता है, ये 3 मार्क के लिए पूछता है ये सब सॉल्व करने के लिए। चलो फोर्थ ऑर्बिट में चलते हैं बच्चों, फोर्थ में अभी आपका n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू कितना है जल्दी बताओ, l कैसे निकलेगा 0 टू n माइनस 1, मेरा n 4 है, 4 - 1 कितना होता है, तो 0 से 3 तक चले जाओ, आपकी आ जाएगी 0 1 2 3, क्या आपको l की वैल्यू देखो 1 2 3 नहीं मिली, बोले सर इधर तो 3 है आप 4 बोल रहे हो, अरे 4 वैल्यूज है, l इज इक्वल टू 0 पहली वैल्यू है, दूसरी तीसरी चौथी वैल्यू है, 3 तक ही जाएगा, क्लियर है। अच्छा आपने 0 वाला सॉल्व कर चुके ऊपर, बस आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ ऑर्बिट में तो s के पहले क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है,
इधर भी 4, इधर भी 4। अब ये वाला अपने लिए नया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा l इज इक्वल टू 3 मतलब मैंने क्या बोला था, f, क्या बोला था, f, सही है बात, ओके। तो यहाँ पर l इज इक्वल टू 3 यानी f 4 नंबर क्यों आ रहा है, 4th ऑर्बिट पे हो, 4th शेल में हो। अच्छा नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं, मतलब एक सबशेल के अंदर कितने डब्बे होंगे, इसको कैसे निकालते हैं, 2l + 1, तो मेरा l की वैल्यू 3 है, 2 3 6, 6 + 1 7, इसके मतलब आपको मालूम है कि f के अंदर 7 डब्बे याद आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 7 डब्बे आ जाएंगे, 7 ऑर्बिटल आ जाएंगे। अच्छा ml की कितनी वैल्यूज आएंगी, 7 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अभी कैसे, ये कितना वैल्यू है 3, चलो -3 से +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, बस भले ही आपको गिनती आती हो लेकिन यहीं तक बताना है अपना, ठीक है, गिनती का कंपटीशन नहीं चल रहा है, +4 प्लस -3 2 +3। आई होप ये पूरा टेबल समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए बच्चों ये टेबल को, इसको प्रैक्टिस करके जाना है आपको, इसमें सवाल पूछा जाएगा। ये बात हो चुकी है अपनी ना, ये सब हो चुका, ये सब हो चुका, हाँ ऑफ बो प्रिंसिपल भी हो गया, n+l रूल भी हो गया। अच्छा ये जो ऑफ बो प्रिंसिपल यहाँ दिया गया है ना, इसको मैंने डिफरेंट मेथड से सिखाया आपको, और वही वाला आप याद रखेंगे, ठीक है, ये ऐसा कब तक बनाते बैठोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट है सुनो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो मालूम है ना, कौन सा रूल, n+l रूल से डिसाइड करते हो, हाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग ने एक मेथड सीखा n+l रूल, वो बहुत ही आसान मेथड है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होने का पूरा ऑर्डर आपको पता चलता है उससे, तो ये हमारे लिए कुछ नहीं है, अपन कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है बच्चों, ये वाला याद कर सकते हो बच्चों, और या तो आप ये वाला याद कर सकते हो, कोई भी एक याद कर लो, लेकिन रीड दोनों ही करना, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह में स्टेटमेंट हो सकता है ये वाला आ जाए, हो सकता है ये वाला आ जाए कि स्टेटमेंट किसने दिया था, ठीक है। देखो बहुत आसान है, एक डब्बे में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनका कभी भी स्पिन सेम हो सकता है, क्योंकि अगर एक डब्बे में रह रहे हैं मतलब उनका 3 क्वांटम नंबर सेम है, उनका फ्लोर सेम है, उनका घर सेम है, समझ आ रहा है, उसके अंदर रूम भी सेम है, लेकिन उनका स्पिन सेम नहीं हो सकता है। मतलब अगर एक डब्बे में मैं बात कर रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और अगर दोनों का सेम ऐसे डाउन एरो कर दिया तब भी गलत हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो मतलब एक डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन क्या रहेगा, हमेशा अपोजिट रहेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी बता चुका हूं मैं आपको, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का ये चारों क्वांटम नंबर यानी n, l, ml और ms, ये सेम, मैक्स टू मैक्स 3 सेम हो सकता है, लेकिन चारों सेम कभी भी, चारों सेम का क्या मतलब है कि एक ही घर में रह रहे हैं और स्पिन भी क्या हो जाएगा सेम, और वैसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसने बताया था, पॉली ने बताया था, समझ आ रहा है। तो इसके जो प्रिंसिपल है एग्जाम में आपको क्या आएगा, स्टेट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो आप ये वाला लिख सकते हो, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव 4 सेट ऑफ सेम 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, यानी 4 जो क्वांटम नंबर है उनका सेट 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, और ये क्वांटम नंबर बार बार आपको बता के मैं याद करवा चुका हूं, ठीक है, सॉल्व भी कर चुके हैं। अच्छा दूसरा तरीका आप ये भी बोल सकते हो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई सेम ऑर्बिटल एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इसका क्या मतलब है कि एक ही घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका भी मतलब अगर देखा जाए तो वही होता है, स्पिन अलग होगा, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा
अलग होगा, बाकी सब क्या होगा, सेम होगा। आपका क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन स्पिन सेम नहीं होगा। तो मतलब दोनों का वही है, आप चाहे दोनों कोई भी लिख दीजिए। अंडरस्टूड? तो रीड दोनों करोगे, लेकिन आप याद कोई एग्जाम के लिए एक ही करोगे, पॉली एक्सक्लूजन पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखना बस। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। और स्पिन को मैं बता चुका हूं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये दिखाने का तरीका बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर बताएं तो एक अप एरो और क्या बताने का, एक डब्बे के अंदर कभी भी दोनों का एरो सेम नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहां पर भी एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल 1s2 की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, 1s2। 1s2 मतलब क्या हो गया, ये आपका n हो गया ना, ठीक है। s यानी आपका कौन हो गया, l हो गया। l इज इक्वल टू कितना, 0, सही है बात। और ये s का कितना डब्बा होता है, आपका एक ही डब्बा होता है कि नहीं। अच्छा, तो आपकी ml की वैल्यू एक ही आएगी, 0, ml इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन अप एरो या डाउन एरो हो सकते हैं क्या, नहीं। तो एक का अगर प्लस हाफ स्पिन है तो दूसरे का स्पिन क्या होगा, माइनस हाफ होगा। देखो यहाँ पर कैसे बता रहा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, n इज इक्वल टू 1, l 0, s है ना। और ml आपको पता है कि l 0 है, तो ml की वैल्यू भी क्या होती है, अच्छा, ms इसका प्लस हाफ, क्या बोलेंगे, प्लस हाफ। दूसरा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेम उसका सेम फ्लोर है, समझ आ रहा है, सेम घर है, सेम रूम है, अंडरस्टूड, लेकिन उसका स्पिन देख लो क्या है। तो देखो मैक्सिमम कितना क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 3 तक सेम हो सकता है, लेकिन कभी भी चारों सेम नहीं हो सकते। समझ गए, यही कहानी आपको समझाना चाह रहा है और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं करना है। यहां पर आ जाओ, अच्छा ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, द कैपेसिटी ऑफ शेल विद द, अब ये सुनो, कैपेसिटी ऑफ शेल, किसी शेल की कैपेसिटी आपने क्लास 10th में भी इस फॉर्मूले को पढ़ रखा है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पता है ना, पहले ये नंबर याद करो। पहले में 2 पढ़ा था आपने, दूसरे में 8 पढ़ा था, तीसरे में 18 पढ़ा था, 32 पढ़ा था, 50 पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ऐसे। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करता हूं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2, 2, मतलब पहले शेल की कैपेसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, नहीं आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन शेल या इन ऑर्बिट कैसे निकालोगे, 2n स्क्वायर से निकालोगे। अभी आगे चेक करते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में आपको कितना नंबर पता है, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सेकंड में, 8। इधर पे आप कितना रखोगे सेकंड के लिए, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 हो गया। समझ गए बात को। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला है जिससे आप इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी निकालते हो, तो हाईलाइट कर लेना क्या है ये, कैपेसिटी ऑफ शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n टू अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी, अकोमोडेट करने की, कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। अच्छा, थर्ड में आपको कितना पता है, तीसरे में कितना आ सकता है, 18 आ सकता है। यहां पर आप रख दो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा, वेरी गुड, टेबल आता है यार तुम लोग। हाँ, तो उसकी कहानी भी आपको अभी समझ में आएगी जब इलेक्ट्रॉन भरोगे। आपको मैंने, हाँ, तो इसमें जब आप मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। समझ आ रहा है आपको, आप लोग ने देखो अभी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते करते गड़बड़ किया, जैसे उसने पी में, समझ आ रहा है आपका वो क्या नाम है, 4s2 भरा था पहले, फिर बाद में 3d भर रहा है। मतलब थर्ड में अगर मैं जाता हूं तो पहला मेरा s भरेगा, p भरेगा, और उसके बाद नेक्स्ट शेल का 4s का वो वाला भर जाएगा, फिर उसके बाद रिटर्न आता है। अंडरस्टूड। तो जब तक वो नहीं भरेगा, जब तक 3d वाला पूरा 18 कंप्लीट नहीं होता है। बताएंगे, इस पे चर्चा करेंगे अपन। तो एक्चुअल में उसकी कैपेसिटी 18 कितनी होती है, 18 ही होती है, लेकिन आप 8 भरते हो, हाँ वैसा रहता है। चलो अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मान लो 4 रख दिया इस पे, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, क्लियर है बात, यहां तक हो जाता है अपना टेबल कंप्लीट। अगर आगे निकालना चाहते हो आप, फिफ्थ ऑर्बिट 25 दूनी 50, तो 2 8 18
32 50 इस तरीके से एंड सो ऑन आप निकाल सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट, हंड्स रूल। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अभी? अच्छा ये हंड्स रूल क्या है? ठीक है, बहुत लोग इसको हुंड्स रूल भी बोलते हैं। तो हंड्स रूल क्या है सुनो। जब इलेक्ट्रॉन आप भरते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब आप क्या करते हो, फिल करते हो। जैसे यहां पर मैं आपको ये टेबल बता देता हूं। किसी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसको लिखने के दो तरीके। एक ऑर्बिटल नोटेशन जो एस पी डी ऐसे लिखते हैं, और एक ऑर्बिटल डायग्राम डब्बा बना के। याद रखो, एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है। ऑर्बिटल नोटेशन में राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल नोटेशन, तो ऐसा लिखना है। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम तो आपको ऐसे या दोनों भी बताना है, ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम हाइड्रोजन का लिखता हूँ। हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इधर पे 1s1 हो जाएगा। एस के कितना डब्बा होता है बच्चों? एक डब्बा होता है। समझ आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करोगे, एक एरो ऐसे बना दोगे। समझ आ, पूरा एरो भी बना सकते हो और हाफ ऐसे बना सकते हो। हाफ स्पिन बताने के लिए अपन हाफ एरो बनाया करते हैं। अच्छा हीलियम 2 1s2। अब सुनो बात को, यहाँ पर आपने एक ही डब्बा था, आपने एक ऐसे कर दिया एक ऐसे कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हंड्स रूल अभी आया नहीं, एप्लीकेबल नहीं हुआ। रुको सुनो, ठीक है। लिथियम की बात करो तो 1s2 2s1, इधर दो भर दिया और इधर पे क्या कर दिया, एक भर दिया। बेरिलियम की बात करो तो अभी तक भी कोई टेंशन नहीं है, इधर दो ठीक है, अप डाउन करके भर दिया। मेन यहां पर अभी काम आएगा, ठीक है। मालूम है तूने नीट में सीखा हुआ है। ए बस 1s2 2s2 और 2p5, ये कैसे लिखेंगे आप सबको मालूम है। टोटल 9 है ना, दो भर दिया इधर पे, दो भर दिया 4। पी में मैक्सिमम 6 भर सकता है, लेकिन अपने पास तो 5 ही बचा हुआ है। 2 2 4 और 5 9। अंडरस्टूड? अब इसको डब्बे में कैसे बनाएंगे, यानी ऑर्बिटल डायग्राम में कैसे फिल करेंगे? इसमें तो डायरेक्ट एक ही डब्बा है, दो भर देंगे अप डाउन। एक ही डब्बा है, दो भर देंगे अप डाउन। ये कितना है, 5 है। अब इसको फिल करने का तरीका सुनो। 1 2 3, मतलब पहले आप सिंगल सिंगल भरोगे। पहले कैसे भरोगे, सिंगल सिंगल भरोगे। तो 1 2 3, उसके बाद फिर 4 डाउन एरो, फिर 5th डाउन एरो। अब बोले सर अगर हम लोग ने ऐसे ही भर दिया तो? इस वाले केस में दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 सेम आ रहा है अगर मैं जोड़ी जोड़ी बना के, लेकिन ये रूल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल होता, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन 8 बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो 8 वाले केस में यहां पर कितना होगा, 4 होगा। तो जब यहां पर आप भरोगे 1 2 3 और फिर ये 4, ऐसा होगा, है ना। अच्छा, और अगर आपने पुराना पहले से जोड़ी बनाना शुरू किया, तो जो रॉन्ग आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 और गलत। तो हंस रूल क्या है, हंस रूल क्या है, जब आप ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, पहले कैसे होगा, सिंगल सिंगल भरा जाएगा। मतलब उसके बाद फिर आपको जोड़ी बनाना है, नहीं पेयरिंग बाद में करना। तो क्या बात समझ, हंस रूल क्या है, बहुत सिंपल है। जब हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो पहले आपको सारे डब्बे में सिंगल सिंगल भरना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पेयरिंग करना। सिंपल है, समझ में आ गया हंस रूल क्या है। आ जाओ अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैं पहले स्टेटमेंट में नहीं किया, पहले हमने समझा उसको, अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये इधर पढ़ो, जोड़ी आप कब बनाते हो, ए जोड़ी कब बनाते हो, सिंगल सिंगल भरने के, तो कहीं और ही चले जाते। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सिंगल सिंगल जो डब्बे होते हैं, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, मतलब एक ही सबशेल के अंदर ऑर्बिटल में जब आप पेयरिंग करते हो, डज नॉट अकर, पेयरिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, अनलेस ईच ऑर्बिटल, यानी हर एक जो डब्बा है, बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब जब तक हर एक डब्बे में एक एक ना हो जाए, आपको किसी की शादी नहीं करानी। नहीं समझे आप? आज समझ आया, शादी क्या है, समझ। बहुत सिंपल है, जब भी आप डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपको कब तक जोड़ी नहीं बनानी है, जब तक सब में
सिंगल सिंगल हर एक डब्बे के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अंडरस्टूड? ओके। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर समझाया कर रहा है, यहाँ पर क्या समझा रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है अपने को। अगर फॉर एग्जांपल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, कितने भरने हैं? 4 भरने हैं। तो आप 1 2 3 और उसके बाद 4 ऐसे भरा आपने, पहले सिंगल सिंगल भरा, ये सही रूल है। अगर आपने कैसे भरा 1 2 3 4, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज रॉन्ग मेथड, आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑब्जर्व दैट हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल हैज एक्स्ट्रा। अच्छा, और एक चीज याद रखो, कोई भी ऑर्बिटल अगर आधा भरा हुआ है या पूरा भरा है, मतलब उसका पेट जो है वो आधा भरा है या तो पूरा भरा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब यही स्टेबिलिटी वाला रूल आगे यूज करूंगा मैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 एक्सेप्शन आते हैं, क्रोमियम और कॉपर, 24 और 29। कौन सा? आपने 23 तक करके आया ना, 24 में अभी क्या एक्सेप्शन है बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों पी, ध्यान रखिए, पी का आधा कितना है? पी मैक्सिमम 6 कैपेसिटी होता है ना, तो P3 है मतलब ये हाफ फिल्ड है, क्या ये हाफ फिल्ड है, और P6 है मतलब ये फुल फिल्ड है। अंडरस्टूड? तो हाफ फील्ड में भी ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और फुल फील्ड में भी क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे एस की बात करूं तो 1 में और 2 में, दोनों में ये क्या होता है, क्योंकि दो ही नंबर मैक्सिमम कैपेसिटी इसका, हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों में भी ज्यादा स्टेबल हुआ करते हैं। ठीक है, डी में बात करूं तो 5 और 10, डी की कैपेसिटी कितनी है बताओ? डी के ऊपर मैक्सिमम कितना जा सकता है? अरे पागल है तू। ए सुनो, एस का कितना डब्बा होता है? एक डब्बा कितना होता है? एस का कितना डब्बा होता है बताओ? एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, तो उसकी कैपेसिटी 2 की होती है। पी के कितने डब्बे पढ़ा आपने? 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 कैपेसिटी हो गया, 3 टू द 6। उसके बाद हमारी बात समझ में, डी के कितने डब्बे होते हैं? 5, एक में 2 आ जाएगा तो 5 टू ज़ा 10। एफ के कितने डब्बे होते हैं? है ना, नहीं आ रही बात, 7 टू ज़ा 14, तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी आपकी 14 है। तो आपको ये ध्यान रखना है एस की कैपेसिटी कितनी, एस की कितनी है। यहाँ मैं ऑर्बिटल बात कर रहा हूँ, यहाँ पर शेल की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ शेल के लिए फॉर्मूला लगता है 2n², वो शेल है, समझ आ रहा है? और ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सब शेल की बात कर रहे हैं। नहीं आ रही बात समझ में? एस पी डी एफ कौन है? सब शेल्स है। तो एस की कैपेसिटी 2, पी की, यही सब कंफ्यूजन होता है, उधर कैपेसिटी अलग इधर अलग। अपन सब शेल, शेल की बात करें 2n² लगाने का फॉर्मूला, सब शेल की बात कर रहे हैं तो एस पी डी एफ बात करने का। नहीं आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर एस की 2, पी की, डी की और एफ की 14। और उसका अब याद रखना, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट देख लेना जरा। इट इज ऑब्जर्व दैट हाफ फील्ड, ठीक है, एंड फुल्ली फील्ड सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, इनकी जो स्टेबिलिटी रहती है वो क्या होती है, बाकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अभी आगे के लिए बहुत काम का पॉइंट है हमारे लिए। तो हंस रूल हो गया बच्चों, ये स्टेटमेंट आपको याद करना है। ठीक है, आप ये एग्जाम्पल के थ्रू ये वाला एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हो, ये डब्बा बना के। नेक्स्ट आप सुनो, आपको सवाल आता है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा आपको, और दोनों ऑर्बिटल वाला भी पूछा जाए, ऑर्बिटल नोटेशन भी पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, ऑर्बिटल डायग्राम भी पूछा जाएगा। एक बार आप नोटेशन लिखना सीख जाओगे तो डब्बा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 2 तरीके लिखने के, एक एसपीडीएफ वाला और एक डब्बे वाला। तो एसपीडीएफ वाले को नोटेशन बोलते हैं, सिंबल फॉर्म में, और डायग्राम फॉर्म बोलेगा तो डब्बा वाला, डायग्राम डब्बा, डायग्राम वाला कौन सा? डब्बा वाला। नोटेशन बोले तो एसपीडीएफ वाला जो आपने सीखा हुआ है। चलो इधर क्या लिखा हुआ है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला ऑर्बिटल नोटेशन, दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम, NSNPND, डब्बा, खत्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या करने का, ये सब बताने की जरूरत नहीं, इधर आ जाओ। ठीक है, अप एरो मतलब अप स्पिन होता है, डाउन एरो मतलब लो स्पिन होता है, डाउन स्पिन होता है।
ठीक है, लो नहीं है, डाउन बोलने का उधर पे। ये देख लो बस, इसको प्रैक्टिस कर लिया तो कहानी खत्म। ये ऑलरेडी टेबल अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं, बताने की जरूरत है कुछ? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आप नेक्स्ट आता है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा? कंडेंस। कंडेंस के लिए हम लोग चलेंगे, ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कंडेंस मतलब छोटा करके लिखना उसको, कंडेंस फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? अच्छा आप लोग ने, हाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे, कंडेंस फॉर्म मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा सा होगा, उसको क्या करना है? छोटा करके लिखना है। कैसे लिखेंगे इस पे चर्चा करते हैं। ये इतना सब मैं थियरी रीड नहीं कर रहा हूं, एकदम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन। ये टेबल देख रहे हो? टेबल देख रहे हो सभी बच्चे? ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां तक जो आप पूरा लिखते हैं, इसको ही शॉर्ट करके यहां लिखा गया है, ये हो गया कंडेंस। अब ये है क्या मैं बताता हूं। ए फटाफट सेटल हो जाओ। किधर जा रहा है तू? कितने बजे का कॉलेज तेरा? वैसा लात मारूंगा ना, बैठ चुपचाप। तो 11 बजे है ना? कौन सा कॉलेज है? और यहाँ से डायरेक्ट तो जाएगा नहीं तू, सब बैठ अभी। बैठ जा चुपचाप। तू कहाँ रहता है? रहता किधर है तू? किधर रहता है? इधर ही रहता है ना? वो वैसे भी नहीं नहा के जाएगा ना, नहा के जाएगा तो सुबह ही नहा लिया करना, टाइम बच जाएगा तेरा। ए बस सुनो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक आप लोग ने 23 तक लिख कर आए हो, सही है? 1 के लिए 1s1 हो जाएगा। इसको, ये ऑलरेडी छोटा है, इसको क्या कंडेंस करोगे आप? ये कंडेंस नहीं होगा। सेकंड वाला 1s2 ऑलरेडी ये भी छोटा है, इससे छोटा और नहीं हो सकता ये। अच्छा लेकिन लेकिन आप याद रखो, एस पूरा भर चुका है ना? जो भी पूरे भर चुके होते हैं, पूरे भर जाते हैं, वो ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो आप याद करो ये हेलियम कहां से बिलोंग करता है ना? ग्रुप नंबर 18 याद करो। ग्रुप 18। ए हीना मीना नहीं है इधर पे, सुन इधर, मीना तेरी कोई होगी, इधर पे कोई नहीं है। हीना नैना है, अरीना करीना है, ये सब जीरोक्स ऑफ रानी है। ओ गॉड, आगे बस वो सब तुम लोग के पास है, इधर कुछ नहीं है। ओ गॉड तक बस, वो जो मीना ग्रेट है वो सब तेरे पास है, तेरे लिए जो भी बोल रहा है। हीना नैना अरीना करीना जीरोक्स ऑफ रानी, क्या बोलेंगे? हीना नैना अरीना करीना जीरोक्स ऑफ रानी। ओ गॉड, ये पूरे हो गए ग्रुप नंबर 18 के। असली नाम इसका हीना नैना नहीं है। हेलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ऑर्गेनेसन। ऑर्गेनेसन नहीं याद करोगे चल जाएगा, लेकिन अभी पढ़ रहे तो हमने बता दिया मैंने। शुरुआत क्या आना चाहिए आपको? हेलियम नियॉन आर्गॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ऑर्गेनेसन, याद रहेगा? हीना नैना अरीना करीना जीरोक्स ऑफ रानी। ओ गॉड, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चे? अच्छा अब ये जो हेलियम है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है? 1s2। तो इसको मैं कंडेंस बनाने के लिए, आगे वालों को कंडेंस बनाने के लिए यूज करूंगा, ठीक है? अब ये भी फुलफिल्ड होता है, नियॉन वाले को भी मैं ऐसा कंडेंस इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है? तो यहां वाले को आप ऐसा, जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी होगा उसको अपन ऐसा कंडेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम तक कोई टेंशन नहीं, हीलियम तक आपका उसका ऑलरेडी शॉर्ट है। लिथियम की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1, ऐसी भरा जाएगा ये। अच्छा 1s2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? हेलियम लिख सकता हूं। क्यों? 1s2 किसका है? हेलियम का। तो इसका कंडेंस कैसे होगा? हेलियम ये 2 ले लिया ना हेलियम ने, टोटल कितना होता है? 3। तो हेलियम का 2 हो गया और उसके बाद क्या होगा? 2s1, खत्म। ये हो गया कंडेंस, ये क्या हो गया? अच्छा उसके बाद बेरिलियम 4 होता है,
1s2 इसकी जगह क्या लिख देंगे आप, हेलियम 2 ले लिया इसने, और ये 2s2, 2 और 2 4। अंडरस्टूड। अच्छा उसके बाद बोरॉन, बोरॉन का 5, 1s2, 2s2, 2p, तो 2 2 4 और 1, इसको क्या कर देंगे आप, हेलियम में कन्वर्ट कर देंगे, 2s2 2p1, कंडेंस। कब तक चलते जाएगी कहानी है, फ्लोरिन, फ्लोरीन तक। नियॉन के बाद नियॉन तक चलेगी बेसिकली। नियॉन के बाद नियॉन को यूज करेंगे, नियॉन के बाद जैसे सुनो बात को, हेलियम को कब तक इस्तेमाल करना है, 10 तक इस्तेमाल करना है, जब तक नियॉन नहीं आ जाए। नियॉन फिर 10 के बाद जब क्रॉस करोगे 10 से 18 तक आपको नियॉन इस्तेमाल करना है। एक बार आप आर्गॉन पे पहुंच गए, 18 तक पहुंच गए, इसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिएगा, 2 10 18। फिर एक बार आप 18 क्रॉस करते हो, समझ आ रहा है, तो जब तक क्रिप्टॉन नहीं पहुंच जाएगा जब तक आपको आर्गॉन को कंडेंस के तौर पे, यानी 18 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आर्गॉन को इस्तेमाल करना है। आप आ जाइए फिलहाल उसमें, और ये मिला दो 32 18, कितना बताया मैंने, 2 10 18, हाँ 18 और प्लस कर दो 32, 36 सॉरी 36 36 36 36, 36 में फिर 32 मिला दो, एक मिनट, हाँ सॉरी, हेलियम था, आपने 8 मिलाया 10 हुआ, 10 में 8 मिलाया 18 हुआ, 18 में 18 मिलाया 36 हुआ, 36 में 18 मिलाना है 54 होगा, 54 में फिर 32 मिलाऊंगा तो 86 होगा। समझ आ रहा है, दो ये हेलियम है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ऑर्गेनाइजेशन में फिर से 32, देखो यहाँ से यहाँ कैसे मिलता है, मतलब 8 प्लस करने का, इधर पे 8, इधर पे 32, इधर पे 30, नहीं सॉरी 18 18 18, और उसके बाद यहाँ से 32 और उसके बाद 118 हो जाएगा। यहाँ पर अगेन आपको 32 ऐड करना है। ये लाइन से पूरे एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हो। देखो मैंने कैसे किया, 2 से 10 कैसे आएगा, 8 ऐड करके, 10 से 18 कैसे आएगा फिर से, तो 8 8 ऐड किया तब ऐसा होगा, फिर 18 18, फिर 32 32। समझ गए, तो लाइन वाइज आप नंबर भी याद कर सकते हो इस तरीके से, शुरुआत किया अगर आपको पता है तो। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली ना, मैं अभी ये आर्गॉन की बात करता हूं डायरेक्ट। किसकी बात करता हूं, आर्गॉन का 18 होता है, कितना होता है, कैसे भरोगे, 1s2 2s2 2p6, तो ये 8 और ये 2 कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है बात, हाँ तो ये वाला मेरा कौन हो जाएगा, नियॉन, देख रहे हो ये कौन हो गया, नियॉन। फिर उसके बाद 3s2 3p6 आगे ऐसे ही चलेगा। अंडरस्टूड। कब तक अभी ये आर्गॉन की कहानी क्या नाम है, नियॉन की कहानी यहां पर लास्ट हो गई। अब इसके बाद आर्गॉन की कहानी शुरू होगी, यानी जब मैं पोटाशियम लिखूंगा, पोटाशियम मतलब 19, 19 में से 18 तो आर्गॉन का ही है, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहां तक पूरा कौन है, आर्गॉन है, तो आपका फिर 4s1 इधर लिख दूंगा 18 आर्गॉन और 4s1। क्या ये इतना बड़ा लिखने से अच्छा ये वाला शॉर्ट फॉर्म नहीं हो गया, इसलिए इसको कंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंस। क्लियर हो गई बात। अच्छा अभी ये कब तक कहानी चलती रहेगी, जब तक हम लोग कहानी पहुंच जाए, क्रिप्टॉन, आर्गॉन हो गया ना, आर्गॉन के बाद जब तक आप क्रिप्टॉन तक नहीं पहुंच जाओगे जब तक कहानी ऐसे, यानी आर्गॉन ही कंडेंस में यूज होते जाएगा। अंडरस्टूड। अच्छा आप सब में देख लो, यहां पर कैल्शियम का कितना है, 20 है, कितना है 20, 20 में से 18 आर्गॉन ले लेगा, है ना, और फिर 4s के ऊपर देखो 2, तो ये 18 2 कितना हो गया, 20 हो गया। अंडरस्टूड। अच्छा उसके बाद स्कैंडियम टाइटेनियम ये सब आपने किया हुआ है। अब मैं डायरेक्टली पहुंच रहा हूं बच्चों, हाँ अब मैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं, और ये सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले हैं क्योंकि इस पे सवाल बनने वाला है, ये एक्सेप्शन वाले केस हो जाते हैं हमारे पास। इसका अलग से लिख के देखें क्या, खुद से लिखें, खुद से लिखते हैं, ठीक है, यहां देख के नहीं करते।
सबसे पहले अपन बात करें क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 24। समझ गए? अच्छा, आप सुनेंगे बात को, आप पहले पूरा लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर ना दो होता है, एक होता है एक्सपेक्टेड। क्या होता है? हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है। और एक होता है ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व किया वो। देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, बुक में एक्सपेक्टेड और या एक्चुअल और ये बता रहा होगा, ऐसे लिखा होगा। एक्सपेक्टेड और ठीक है, ऑब्जर्व्ड करते थे, यहाँ कुछ लिखा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 to 3d5। ठीक है, 3d इज नॉट हाफ फिल्ड हेंस हैज लेस स्टेबिलिटी। चलो ये दोनों लिखते हैं, हाँ, एक्सपेक्टेड और चलो 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पहले कैसे लिखेंगे आपको याद आ रहा है? 1s2 2s2 उसके बाद 2p6। यहां तक हो गया, कितना हो गया? 10 भर चुके आप। ठीक है, 2 वाला खत्म हो गया, अभी इसमें d नहीं होता है, 2d नहीं होता है। हाँ, उसके बाद 3s2 कितना हो गया? 12। फिर उसके बाद 3p6 कितना हो गया? 18। यहां तक हो चुके, क्लियर है बात? अच्छा, 3p6 के बाद क्या भरेगा? क्या डायरेक्टली 3d भरेगा? नहीं, ठीक है, तो पहले क्या भरेगा? 4s2 भरेगा। कितना हो गया? 20। अच्छा, ये इतना अगर मैं बात करूं ना, इतना ये आप इसको आगे चल के कंडेंस जब लिखोगे तो आर्गोन का हो जाता है। ठीक है, 4s2 उसके बाद अभी s भरने के बाद क्या भरता है? d, एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसकी एनर्जी जो है इससे ज्यादा है तो ये बाद में भरेगा, और इसकी एनर्जी कम है 4 में होने के बावजूद। आप n+l रूल से अभी भी डिसाइड कर सकते हो। सुनो, आप 4s में पहले भरेगा, 3d में भरेगा, n+l रूल से डिसाइड होगा। 4 प्लस s की l की वैल्यू बताओ, n+l रूल मालूम है, n+l। चलो 4 प्लस 0 कितना आ गया? ठीक है, इधर बात करो, 3 प्लस d का कितना होता है? कितना आ रहा है? ज्यादा नंबर आ रहा है इसका n+l का, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी? तो पहले ये भरेगा, बाद में ये भरेगा। तो ये पूरा भर गया, एस में 2 पूरा भर गया। फिर आप कितना बोलोगे? 20 हो गया, 24 है ना, 4 भर देंगे। अब ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमने रूल सीखा है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में अपने को ऐसा नहीं मिला। ऐसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? सुनो क्यों नहीं मिला, रीजन। सब कॉमा कॉमा लिख देना, सारे सभी जगह कॉमा डाल देता हूं। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ये मुझे बताओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अभी यहां पर क्या होता है कि ये एस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2। और आपको पता है 2 में ये जितना ज्यादा स्टेबल है 1 में भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। हाफ फील्ड फुल एक देने के बाद भी हाफ फील्ड स्टेबल रहने वाला है। और लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देता है, किसको? डी को, तो 3d5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और वो हाफ फील्ड में एक कम है ना, तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी, और वो कमी ना हो जाएगा, कमी नहीं रहेगी ना उसके पास। नहीं आ रही बात समझ? हाफ फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये आपका 4s1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम लोग अगर हमारे रूल के अकॉर्डिंग करें तो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। क्यों? ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, एस वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण कहां चले जाते हैं? डी में। लेकिन डी में भी क्यों जाएगा? क्योंकि मालूम है एक दान उसको करने पर वो भी हाफ फील्ड हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल। तो हर एक दुनिया में हर कोई चाहता है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए, है ना? तो ये ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब ये हाफ फील्ड हो। समझ आ गया? तो आपको जब भी एग्जाम में बोलेगा तो आपको ये वाला बनाना है। अगर एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों बनाने बोलता है तो फिर दोनों आप बनाओगे, दोनों ड्रॉ करोगे, दोनों लिखोगे। अच्छा, उसी तरीके से इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं?
कंडेंस फॉर्म क्या होगा इसका? ये पूरा अगर देखोगे तो यहां तक ये कौन हो गया मेरा 18 नंबर तक, तो ये आपका आर्गन आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, उसके बाद 4s1 और 3d क्या लिखोगे 5, ये आपका करेक्ट होगा। अंडरस्टूड? अच्छा उसी तरीके से ये तो हो गया मेरा कौन क्रोमियम। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कॉपर। कॉपर का कितना है 29। 29 में से 18 कौन ले लेगा आर्गन। कंडेंस अगर आप लिखना चाहो तो इसके अंदर भी मैं एक्सपेक्टेड लिखता हूं, ठीक है, एक्सपेक्टेड, और क्या लिखता हूं ऑब्जर्व्ड। ओके 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, कितना हो गया बच्चों 18। उसके बाद बताओ 4s2 20 हो गया, उसके बाद 3d कितना हो जाएगा 10 तक जा सकता है ना 9। आप सुनो सुनो यहां पर इस तरीके से ऑब्जर्व वाला हम लोग अगर फिल करेंगे तो इस तरीके से होगा। टोटल यहां तक 18 हो गया, 18 2 20 और 9 19। लेकिन ये ऐसा नहीं दिखाई देता है अपने को, तो जो ऑब्जर्व्ड इसके अंदर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिखाई देगा वो क्या होगा, क्योंकि देखो ये फुलफिल्ड पूरा पेट भरने के लिए कितने की कमी है, तो अगेन ये एक दे देगा तो ये अभी हाफ फील्ड में भी उतना ही ज्यादा स्टेबल है, उसको दे देगा और वो फुलफिल्ड होकर स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए आपका ये कैसा दिखाई देगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10। तो ये वाला आपका सही है। यहां तक मैं इसको कंडेंस लिख दूंगा आर्गॉन 4s1 3d10 खत्म। तो ये दो आपके लिए पूरे जो 30 तक में ना, ये शुरुआत के 30 में ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3d10 है 4s2 3d10। कितने देर से सो रहा है ये? इधर आ तू जरा। नीट वाला तो क्या नीट एंड क्लीन कर दूंगा इसको एकदम। जिंदगी तेरी सोने में जाएगी सिर्फ। हाँ इसलिए दिखाई नहीं दिया। कौन कौन उसका सपोर्ट ले रहा है? सर लात मारूंगा ना घर पे पहुंच जाओगे तुम लोग। अभी देखा बैग में से निकलते हुए उसको। तेरे पेरेंट्स से बात करता हूँ मैं। आता है ये सब चीज आती है जितने भी सिखाया मैंने। नीट में भी लेक्चर डांडी मारते हो, इधर भी सो जाते हो। क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? उस दिन बोलता है मोटिवेशन मिल गया मेरे को। समझ गया तेरे को कौन सा मोटिवेशन मिला प्यून बनने का? हाँ अभी ऐसी हालत रहेगी ना तो लैब टेक्नीशियन भी नहीं बन पाएगा बराबर से। प्रोफेसर प्रोफेसर बनने के लिए ना इन लोग डॉक्टर से ज्यादा पढ़ना पड़ता है। प्रोफेसर बनेंगे। चलो नेक्स्ट करें। वैसे ही तो है, क्या गलत है? दिखाऊं तेरे को? एक मिनट रुक। SPDF सही है, SS, उसके बाद PSPS, उसके बाद DPS, ठीक है, यहां तक में अपना हो जाएगा। अभी सुन 1s 2s, ठीक है, उसके बाद 2p और s वाला पहले भर दे 3s 4s, ठीक है। अरे रुकना यार, P वाला 2p 3p 4p अंडरस्टूड। D वाला 3d, यहां तक अपनी कहानी हो जा रही है ना, यहां तक आगे का छोड़ दे भी। 1s 2s 2p 3s 3p क्या है देख जरा, 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, वही तो चल रहा है ट्रेंड। जो मैंने ट्रेंड सिखाया उसके इधर उधर नहीं भाग रहा मैं।
उसके अकॉर्डिंग ही पूरा फिल कर रहा हूं मैं, नहीं तो सिखा के क्या मतलब है फिर वो। आया समझ में? चलो आगे बात करते हैं। ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, बताता हूं मैं कहां पर। इसको प्रैक्टिस करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस तो लिख नहीं पाओगे आप। रूल बताया और रूल के अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन रूल तो सीखना पड़ेगा ना आपको। एसपीडीएफ, एसएस, पीएस, पीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस। और एस को नंबर देने का 1 से, पी को नंबर देना 2 से, डी को नंबर देना 3 से, एफ को नंबर देना 4 से। बस आगे बढ़ जाए। अब ये बुक में किधर पे है? ये देखो, स्पेशली लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। समझ गए? पहले किसका लिखा हुआ है? क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है? ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था हम लोग ने 4s2 3d4, ये लिखा था। ठीक है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण मेक्स 1 4s। कौन सा? 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके कहां जाता है? 3d में। एंटर इनटू 1 एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। 3d वाले में अब बोलेंगे सर एम्प्टी कहां है? डी का जब आप पूरा बनाओगे ना 5 डब्बा, समझ आ रहा है? तो 1 2 3 4 थे ना, तो एक डब्बा खाली है ना इसका, और ऑर्बिटल बोल रहा है। इंडिविजुअल डब्बे को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो 3d ऑर्बिटल के अंदर जाके s वाला एक भर जाता है, और s वाले में सिर्फ कितना बचता है? फिर एक बचता है। यही तो कहना चाह रहा है। Thereby both 4s and 3d orbital becomes हाफ फील्ड। दोनों आधे आधे हो जाते हैं कि नहीं? और हाफ फील्ड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सो दैट क्रोमियम एटम एक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एक्वायर करता है। तो इट्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। 4s1 3d5, खत्म हो गया एक्सप्लेनेशन। क्रोमियम वाला बता दिया आपने। अच्छा इधर आ जाओ। कॉपर, कॉपर का कितना एटॉमिक नंबर है? 29। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही लिखा था हमने। इसमें भी होने वाला क्या है? 4s2। 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? 3d में। लेकिन 3d के एम्प्टी नहीं बोला जाएगा अब इधर पे। हियर 3d ऑर्बिटल इज नीदर हाफ फिल्ड और नॉर फुल्ली फिल्ड। ना आधा भरा हुआ है ना पूरा भरा हुआ, आधे और पूरे के बीच में। अच्छा 5 डब्बे बनाओ तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक लास्ट का जो है ना अभी एम्प्टी नहीं बोलेंगे, जैसे ऊपर एम्प्टी बोल रहे थे, ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा और वो क्या हो जाएगा? फुल फिल्ड हो जाएगा। तो यहां पर सुनो, ड्यू टू अगेन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण, 4s के जो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने के कारण, रिपल्शन के कारण, तो कहां एंटर करता है? 3d। देखो यहां पर आपकी बार एम्प्टी 3d नहीं बोला है, इससे पहले वाले में क्या बोला था? क्योंकि भाई डी वहां पर ऑर्बिटल खाली था। ठीक है, विच मेक इट्स कंप्लीटली फिल्ड एंड 4s बीइंग हाफ फिल्ड। 4s क्या है? हाफ फिल्ड, मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गया ना उसको। एंड कॉपर एटम एक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज, ठीक है। तो पुराना वाला लिखने का मतलब एक्सपेक्टेड लिखने का और ऑब्जर्व लिखने का, मेन यही कहानी और रीजन बताने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो 4s के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन के कारण भाग जाते हैं 3d में। समझ आ रहा है? 4s वाला मेरा हाफ फील्ड हो गया तो एक्स्ट्रा हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ गई। समझ आ रहा है? तो वो भी खुश, ये भी खुश। चलो नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? बहुत आसान है, नाम में छुपा है बच्चों। आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो यानी सेम, सेम इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे पास ऐसे दो एलिमेंट तो नहीं हो सकते, ऐसे एलिमेंट या आयन है जिनके इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या है? सेम, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर है बात? अच्छा, इलेक्ट्रॉन के नंबर को चेक करने का तरीका क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने का।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z, क्या लिख रहा हूं मैं, Z माइनस चार्ज। क्या लिखोगे, Z माइनस चार्ज, ब्रैकेट करके लिखना, और चार्ज को आपको साइन के साथ पुट करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज, जो भी नंबर रहेगा, 2 नंबर है, +2 है तो +2 लिखो, -2 है तो क्या लिखोगे, -2। तो आपको जो है ना क्या नाम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको लिख के रखेंगे सभी बच्चे, जहां टॉपिक चल रहा है उधर नीचे स्पेस है, लिखिए ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, Z माइनस, यानी एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। याद रहेगा सभी बच्चों को। अब अगर ये फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज चेक करना बहुत आसान होगा। तो घर जा, इसको घर पे भेज दो, जा तू भी जा। सर लात मारूंगा ना सीधा कॉलेज ही पहुंचेगा। मैं उधर देख रहा हूं, कोई बाजू में रहता तो समझ में भी आता। शाना बन रहा है मतलब, तो शाना, खुद शाना बन रहा है, मेरे को काना बना रहा है। ये फॉर्मूला याद है, सब याद हो गया सबको। इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे पता करोगे सभी बच्चे, हाँ Z मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस क्या कर देंगे उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा। किसी आयन के लिए बात कर रहा हूं, एटम के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z के बराबर होता है। नो चार्ज मतलब 0, तो Z माइनस 0 Z ही रहेगा। अच्छा आइए चेक करते हैं। ये इतनी पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको देखो यहां पर डायरेक्टली कुछ एग्जांपल बताता हूं, उसके थ्रू अपन करते हैं। मेरे पास है ये Ca+2, कौन है, और एग्जांपल ले लीजिए आर्गॉन, आर्गॉन एटम ले लेता हूं, और पोटाशियम +1 ले लेता हूं। ये इधर सुनो, पहले वाले केस में कैल्शियम वाले में इसका Z कितना होगा बताओ, 20। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका 20 लिख देता हूं मैं, चाहिए तो इधर पे, इधर 18, इधर पे 19 लिख देता हूं। 20 माइनस इसका चार्ज कितना बच्चों, +2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 20 माइनस 2, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना इलेक्ट्रॉन आ गया। चलो सेकंड एग्जांपल, आर्गॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आर्गॉन का कितना है बच्चों, 18 माइनस चार्ज क्या है 0, तो आंसर कितना आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तीसरा चेक करते हैं, पोटाशियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। बोलो क्लियर है यहां तक। तो 19 माइनस 1, इन सबका इलेक्ट्रॉन क्या आया, सेम आया, है ना। तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन है ये, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम हुआ करते हैं। ऐसे आयन और एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। क्लियर हो गया सबको। नीट एग्जाम में भी आ चुका है इस पे सवाल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले। चलो अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपको समझना भी है ये के, जैसे कोई पोटाशियम है, ये K+ कैसे बनेगा, सुनो बात को, लेने देने वाली कहानी पता है। अब हमारे पास पैसा है तो हम लोग पैसा देते लेते हैं, इनके पास क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है। तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिया या लिया करते हैं, शेयर किया करते हैं। अब ये जो चार्ज आता है, ए इधर सुनेगा कि नहीं, ये उसके साथ खेलने का है तेरे को। तो इतना आराम ऐसे क्या ले रहा है, आगे सुनो। अगर कोई एटम है, अगर कोई एटम है, बोल रहा हूं आयन नहीं एटम, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा पढ़ा है आप लोग ने। क्यों होता है, क्योंकि उनके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं या ले लेते हैं,
ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर आप 1 रुपए दान करते हो तो आपको क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है? इजीली कंपेयर, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? बाद में सीख ही जाओगे आपके क्यों पॉजिटिव आता है, क्यों नेगेटिव आता है। लेकिन अभी ऊपर के लेवल पर आपको क्या समझना है? अगर कोई एलिमेंट क्या करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 प्लस आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 प्लस आएगा। वैसे ही अगर लेता है, फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो, एक कोई फकीर बैठा प्लेट लेके, उसके प्लेट से अगर चोरी कर लिया ऐसे, तो लेने के बाद क्या आएगा? किसी का चुरा लोगे आप तो नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन अगर आप ले लोगे तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, दोगे तो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात? अच्छा, ये रहा मेरे पास पोटाशियम। कौन है ये? पोटाशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन? सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? एटॉमिक नंबर मालूम है ना? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब तक वो एटम है। जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर प्रोटॉन का नंबर के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। अच्छा, अगर इसने क्या कर दिया, देखो यहां कैसे लिखा हुआ है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितना इलेक्ट्रॉन है ये? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर? 1 प्लस आया ना, मतलब +1 भी लिख सकते हो आप, और सिर्फ एक बार प्लस भी लिख सकते हो। क्या कहानी समझ में आ गई? हाँ, तो देने के बाद प्लस आ गया। अच्छा, उसी तरीके से और भी बात कर सकते, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम है, क्या है? इधर लिखता हूं, ये मिटा दूं, ये एग्जांपल लिखा आप लोग ने, इसको नोट करो, नोट कर लो उसको, फॉर्मूले को मैंने कैसे अप्लाई किया है यहाँ पर। ये टॉपिक बहुत आसानी से हो जाएगा। चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग सिर्फ अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी एमसीक्यू है, फिर कुछ क्वेश्चंस है, मैच द कॉलम वगैरह है, वो सब डिस्कस करेंगे बस। चैप्टर फिनिश, ये लास्ट टॉपिक था आपका। अभी मैं एक क्लोरीन वाला एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेगेटिव वाला चार्ज, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाला बताया ना, नेगेटिव वाला भी देखते हैं। अच्छा, अगर आपके सामने मैं ये लिख रहा हूं क्लोरीन माइनस आयन -1, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल के बता सकते हो? चौथा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिख देता हूं, 17। तो ये भी हो गया ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ, एटॉमिक नंबर 17, माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस प्लस, तो 17 + 1 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये वाला कैलकुलेट करो खुद से। हाँ, ये वाला देखो, क्लोरीन -1 आ रहा है 18, सॉल्व करके बताओ। इजी है ना रे भाई? 17 माइनस ऑफ माइनस माइनस, तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? इसी की तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। खत्म। बस ना, अबे इतना सारा हाईलाइट क्यों कर रहा है? मेन मेन चीज हाईलाइट, हाईलाइटर क्यों? उसका पूरा बुक को हाईलाइट करने के लिए नहीं। तो उसमें वो मेन उसको, जैसे एटॉमिक नंबर, क्या नाम है, एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व, सिर्फ उतने को ही करना था हाईलाइट। ये लिखा है इतना। एक क्लोरीन -1 आयन कैसे बनेगा बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है ये वाले इसमें? हाँ, क्या हुआ तेरे को, बोल। ए, जाग गए आप? गुड मॉर्निंग। ए, चाय वाला नहीं है आज? जैसे रोज आके तू चाय पीता उसकी।
ए सुनो, क्या सवाल तेरा, बोल। हाँ हाँ। हम्म हम्म। तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन सेम होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी रहेगा ना, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ वैसा ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन लाइक नहीं है। नींद से जागे हैं तो आप मुझे बताएंगे, हाँ। ठीक है ठीक है। ये हो गया ये। इसमें थोड़ा सा ये देख लो कि क्लोरीन का एटम क्लोरीन माइनस में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन का ये एटम था, क्या था, इसका एटॉमिक नंबर 17 था, है ना, एटॉमिक नंबर वही रहने वाला है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो क्लोरीन माइनस आयन बन जाएगा। एक नेगेटिव लिख लो या -1 लिख दो, एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास, क्योंकि पहले कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेप्ट किया तो 18 हो गए। समझ गए ना कहानी, ऐसे लिखा। अच्छा, अब इसमें याद क्या करोगे, ये तो एग्जांपल हो गया समझने के लिए। एटम एंड आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ए व्हाट आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, या व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। खत्म हो गया। यहां पर ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो आप एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट, ये सब भी करवा चुका हूं। ये इधर आ जाओ, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स है ये वाले, ये दो कर लेते हैं और उसके बाद पीछे के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपको क्या बोला है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन एंड पोटाशियम, क्या बोला है जरा चेक करो। मतलब नोटेशन भी लिखना है, और ये सवाल समझे, इससे पहले थियरी में बता चुका हूं, नोटेशन वाला भी लिखना है और डायग्राम वाला भी। तो आप टेबल बना दो, आर्गॉन 18 और ये K19, ऑर्बिटल नोटेशन और ऑर्बिटल। चलो 18 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कर चुके हैं ना अभी पूरा। K19 के लिए क्या होगा, यहां तक पूरा ऐसे ही चलेगा, उसके बाद 4s1। अच्छा, लास्ट शेल इसमें, अब इसमें तो पूरा टेबल पूरे का लिखा हुआ है। 1s2 मतलब एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन अप एंड डाउन, 2s2 एक डब्बा अप एंड डाउन, 2p6 तीन डब्बा 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं, आप करोगे कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, लेकिन तरीका गलत हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में, हंस रूल के हिसाब से। ओके, 3s2 एक डब्बा अप एंड डाउन 2 इलेक्ट्रॉन, 3p6 तीन डब्बा 6 इलेक्ट्रॉन भरने पूरे, 1 2 3 4 5 6। अभी लात मारूंगा तो 10 भी हो जाएगा। 19 सेम यहां तक जैसे अभी तक भरा था, यहां तक सेम टू सेम चलेगा। उसके बाद लास्ट में क्या है, 4s1, तो आप एक डब्बा बनाओगे और एक इलेक्ट्रॉन बना दोगे, खत्म हो गई बात। आसान है ना, ये कर पाओगे ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, आपको क्या बोल रहा है, फाइंड आउट डाई नेगेटिव एनायन। सुनो बात को, एनायन मतलब ही होता है नेगेटिव चार्ज वाला, तो डाई नेगेटिव एनायन बोले तो दो नेगेटिव वाला एनायन, ऐसा आयन, ऐसा नेगेटिव आयन जिसका चार्ज कितना हो, दो नेगेटिव हो, डाई नेगेटिव, समझे, यानी -2 होगा, कितना होगा। अच्छा, एंड वन यूनिपॉजिटिव, वन यूनिपॉजिटिव मतलब क्या हो गया, +1 वाला चार्ज, ठीक है, और ये केटायन होगा यानी पॉजिटिवली पॉजिटिव चार्ज, तो वन यूनिपॉजिटिव केटायन निकालना है, विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू नियॉन। ये पहले बताओ, नियॉन मतलब एटॉमिक नंबर 10, ये भी एक एटम है, कोई चार्ज है क्या, नियॉन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं,
समझ आ रहा है? कितने होते हैं बोलो? 10 होते हैं। अब सुनो, आपको ऐसा डाई नेगेटिव निकालना है और ऐसा यूनी पॉजिटिव निकालना है जो नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन रखता हो। तो एक काम करते हैं, यूनी पॉजिटिव कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नियॉन का है 10, 10 के बाद कितना आता है बच्चों? वाह, वेरी गुड। ठीक है, ये 11 नंबर, ये 11 नंबर किसका होता है? सोडियम का। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 बचेंगे, और एक देने के बाद एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो यूनी पॉजिटिव केटायन मिल गया Na+1 या Na+। नहीं समझे बात को? रुक जा। डाई नेगेटिव कब आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मैं 10 से 2 कम करता हूं, पहले 8 के बारे में। 8 किसका एटॉमिक नंबर होता है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो -2 चार्ज आया, डाई नेगेटिव हो गया, और 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 आया, 10 हो गया। तो मतलब मेरे पास 2 कौन हो गए? एक डाई नेगेटिव नियॉन के बराबर कौन होगा? O-2। और यूनी पॉजिटिव नियॉन के बराबर कौन होगा? Na+। तो ये 2 मिल गया अपने को। ये देख लो, जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो O-2 बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एक्सेप्ट करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है? नियॉन का कितना है? Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कैसे पता चलेगा? Na का एटॉमिक नंबर है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, समझ आ रहा है? तो Na+ एक दे देगा, Na 1+ चार्ज आ जाएगा देने के बाद, 10 इलेक्ट्रॉन। सब हो गया सेम। इनका ऑर्बिटल रोटेशन ये रहा। आपको सवाल ही पूछा रहेगा इधर पे, ऑर्बिटल रोटेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और ऑर्बिटल डायग्राम मेथड से सबका यही रहेगा ना? तीनों का अलग अलग बनाते बैठोगे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, तो एक एक ही बार लिखोगे तीनों के लिए, खत्म हो गई कहानी। इसको ऐसे नहीं बना सकते, 1s2 एक डब्बा अप डाउन, 2s2 एक डब्बा अप डाउन, 2p6 3 डब्बे। ठीक है, पहले अप अप अप, डाउन डाउन डाउन। समझ आ रहा है? खत्म। आ जाओ, इसका MCQ का आंसर करते हैं फटाफट से। किसी के बुक में अगर मार्किंग होगी तो ज्यादा चिल्लाना मत। हाँ, आपको आपने जो अभी चैप्टर में पढ़ा है उसके बेसिस पर आंसर करना है। अगर मार्किंग है तो बंद कर दो, उसको मत देखो। आप यहां देखो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन शेल्स गोज ऑन। आपको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इक्वलाइजिंग, स्टैटिक ऐसे करके, व्हेन मूव्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सुनो बात को, मैं सिंपली इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान रखना। ये आपके पास न्यूक्लियस है, सिर्फ एनर्जी नहीं बोला है उसने, एनर्जी डिफरेंस बोला है। क्या बोला है? ठीक है, ऐसे ऑर्बिट से आपके, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी पता कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड वाले का कितना होता है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है? थर्ड वाले का कितना होता है? -1.51। फिर उसके बाद कितना होता है? 0.54, नहीं 0.85। देखो जरा, 0.85, फिर 0.54 बराबर। अच्छा, डिफरेंस निकालना है। मैं न्यूक्लियस से अवे जा रहा हूं, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 10.2 प्लस में 10.2 आएगा, क्योंकि आप बड़ा, ये वाला बड़ा है, मालूम है ना? माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है, तो जब हायर ऑर्बिट का माइनस लोअर ऑर्बिट का करूंगा 10.2 आएगा। कितना आएगा? अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 1.51। ठीक है, और ये इसमें से अभी बड़ा नंबर तो ये है, लेकिन एक मिनट, 3.4 और ये 1.51 माइनस कर देते हैं, कुछ नहीं आएगा। 10 - 1 9। ठीक है, 13 - 5 8, और 2 - 1 1.89 आ रहा है। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? अच्छा, मैं जैसे ही न्यूक्लियस से अवे जा रहा हूं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट क्या हो रहा है? 10.2, फिर 1.89, फिर और कम हो जाएगा, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होते चला जाता है? नहीं आ रही बात समझ में? सिर्फ अगर एनर्जी बोलता ना तो ये गोज ऑन इंक्रीजिंग। डिफरेंस बोला है इसने, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। पहले ऑर्बिट का -13.6, फिर -3.4, माइनस नेगेटिव में नंबर कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो एनर्जी बढ़ रहा है।
लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ एनर्जी बोल दे, ये डिफरेंस हटा दे, तो आपका ऑप्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। डिफरेंस बोला हुआ है इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए अच्छे से। क्लियर है सबको? चलो ये वाला तो बहुत आसान है, कोई भी बता देगा ये। बोलो बोलो। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10⁻³ हम लोग ने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको बुक में 6.626 दिया हुआ है। तो ये नंबर तो सब जगह इधर, अच्छा ये वाला नंबर ही गलत दिया हुआ है। 6.02223 तो एवोगेड्रो नंबर होता है, ठीक है। तो 6.626 या 6.63 राउंड ऑफ कर देते हैं। 10 का पावर कितना, -34 जूल सेकंड। क्या नंबर याद रखना है आपको, 10 का पावर माइनस, तो वैल्यूज आप याद रखो, कांस्टेंट वैल्यूज सीधा सीधा एमसीक्यू में आ जाता है। 6.626 या 6.63 10⁻34 जूल सेकंड। क्लियर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा पी ऑर्बिटल सभी बच्चे आंसर कर सकते हो। पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पी ऑर्बिटल डंबल, अगर यही डी पूछ लेता तो डबल डंबल होता, अगर एस पूछ लेता तो स्फेरिकल होता। अब यहां पर स्फेरिकल दिया है, डंबल दिया है, डबल डंबल दिया है, डायगोनल वाला तो कोई होता ही नहीं अपना। समझ आ रहा है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डंबल। क्लियर है? यस एवरीबॉडी। ये पूछा करता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछता है आपको। ये पढ़ो, ये आज ही पढ़ा है अपन ने। नो टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। पॉली ने बोला था। किसने बोला था? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है? पहला क्वांटम नंबर सबसे बड़ा वाला n, ये क्या बताता है? वेरी गुड, क्या बताता है? साइज बताता है। ऑर्बिटल किधर है? साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल। शेप कौन बताता है? शेप हाँ, तो एसपीडीएफ कौन बताता है? एल ना। एल इज इक्वल टू 0 तो एस स्फेरिकल, एल इज इक्वल टू 1 पी डंबल। समझ आ रहा है? तो अजीमुद्दल जो है ना वो शेप बताता है। समझ आ रहा है? ओरिएंटेशन मतलब एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, उसका डायरेक्शन बताता है। ये कौन बताता है? एमएल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। समझ आ रहा है? स्पिन वाला तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये लास्ट वाला एमएस बताएगा। ये कौन बताएगा? आप चाहे तो लिख सकते हो कि ये कौन बताता है, ये एल बताता है। ये कौन बताया? ओरिएंटेशन कौन बताता है? एमएल बताता है। ये आपको एन बताता है और ये एमएस बताता है। तो अपने को तो एन के बारे में पूछा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर? चलो ये वाला मैच दो कॉलम जरा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी पता है किसने किया था? पता है? चड्डा लाल। मतलब हमारे अगर इंडियन साइंटिस्ट होता तो चैडविक नहीं होता, चड्डा लाल होता। बराबर? तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किया था चैडविक ने, जेम्स चैडविक। बराबर है? शुरुआत में हम लोग ने चैप्टर के पढ़ा हुआ। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद करो, पी में कितना कैपेसिटी था? 3 डब्बे, हर एक में 2, 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? -1.6 10⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज। ये सीरीज याद है? सीरीज लाइमन बाल्मर पैशन ब्रैकेट, लाइमन वाला यूवी, अच्छा बाल्मर होता तो विजिबल, और उसके आगे पैशन ब्रैकेट फंड आयर इंफ्रारेड। क्या होते हैं? ऑप्शन समझ आ गया इसका? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चड्डा लाल। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, लाइमन सीरीज, यूवी रीजन। खत्म हो गई बात। एक किया इसको नोट? अच्छा एग्जाम में आएगा तो ऐसा क्रॉस नहीं करने का रहता है। हाँ, ये तो बचपन वाला मेथड करोगे यहां पर। अच्छा ये सुनो, आपके इसमें ना पीरियोडिक टेबल बना होगा कहीं पर, जरा निकालो, लास्ट में निकालो।
यहां पर कार्बन का तो आप एटॉमिक नंबर लिख दोगे, ए चुप रहे, 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। लेड का जरा देखना पीपी का कितना है, पीबी का ग्रुप नंबर ये 14 ग्रुप में नीचे आओ, पीबी 82। लेड, लेड बोले तो प्लम्बम। क्लोरीन का तो 17 होता है। यूरेनियम का देखो 92 दिया हुआ है। यूरेनियम किधर मिलेगा तुम लोग को, ये नीचे एफ एफ ब्लॉक दिखाई दे रहा है यूरेनियम, हाँ 92, ये एटॉमिक नंबर बता रहा हूं। ऑक्सीजन का 8, रेडियम का किधर देखोगे आप, सेकंड ग्रुप में देखो लास्ट 88 मिला ना। अच्छा अब आपको क्या बताना सुनो, मास नंबर मतलब एटॉमिक मास, तो इधर दिया है 14, 208, 35, ठीक है। तो ये जो नंबर दिया हुआ है यहां पर कार्बन 14, तो 14 उसका क्या होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। तो ये जो नंबर दिया है सब मास नंबर है, ये लिख दो यहां पर। अच्छा प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर इधर लिख दिया सब, तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, 6, 82, 17, 92, 8, 88। ए सुनो बात को, ये आपका एक्चुअल में कौन है पता है, ये ए है। कौन है ये, प्रोटॉन आपका एक्चुअल में कौन है, जेड है। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है पता है, आसमान माइनस जमीन। कुछ याद आ रहा है, ये शुरुआत में किया था अपन ने। तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं, आसमान में से जमीन निकाल दो, ये रहा आसमान, ये रहा जमीन। 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 208 में से 82 निकाल दो बच्चों, तो 8 में से 2 गया, ये 6 बचेगा, सही है। उसके बाद 20 में से 8 बचा, 126 आ जाएगा, समझ में आ गया। और ये 35 में 17 निकालूंगा, 18 बचेगा। 238 में से 92 निकालूंगा, तो 8 में से 2 गया 6, 23 में से 9 चला जाएगा बच्चों, 14 बचेगा, 146। 18 में से 8 गया तो 10, 223 से 88 चला गया तो 13 माइनस 8 5, ठीक है। 21 माइनस 8 अरे मेरे भाई एक उसको दे दिया ना, तो 21 बचा। 21 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो ये 135 हो गया। अच्छा इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, अगर वो एटम है तो ये सब एटम ही बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये सेम सेम रहेगा, हाँ याद रखना। 6, 82, 17, 92, 8, 88। क्लियर है, टेबल समझ में आ गया कैसे करना है। इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है, हाँ बहुत कम रहता है, तो मास में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। और एटॉमिक मास डिसाइड किससे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास। ये इतना हो गया, डन, पूरा लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बचा है क्वेश्चन आंसर, जब शुरू होगा तो वो सब आपको खुद से करना है, समझ आ रहा है। वो सब आप डाइजेस्ट में, अपने पास नोट्स आपके पास सभी बच्चों के पास है, उसको जाके फिर पीछे के सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। हाँ पूरे चैप्टर का टेस्ट होने वाला आपका, हाँ तो ये चैप्टर तैयार करो अच्छे से, और बढ़िया चैप्टर है ये। चैप्टर अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारी चीजें समझ में आएंगी, समझे। चलो इधर पे क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग। इधर एलिमेंट है और उधर पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, आसमान माइनस, आसमान किधर होता है, सुनो, ये ऊपर वाला आसमान ऊपर होता है ना, जमीन नीचे होती है ना, तो इसमें भी ऐसे ही है। सुनो किसी भी एलिमेंट में ऊपर जो लिखा होगा नंबर वो ए होगा, एटॉमिक मास या मास नंबर, और नीचे जो नंबर होता है वो जेड यानी एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन का नंबर निकालेंगे ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला, आसमान माइनस जमीन करने, क्लियर।
चलो 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा बच्चों? 22। तो इसका आंसर देखो यहां दिखाई दे रहा है, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। 8 आपको किधर दिखाई दे रहा है? 40 माइनस 19 21। कितना आसान है ये सब। 14 माइनस 7 7, खत्म। ये फॉर्मूला लिख लेना इधर पे हम लोग ने किस बेसिस पर निकाला। और यहां पर ऐसे लिख लो एक एलिमेंट के इधर, ये ऊपर कौन होता है? आसमान। नीचे कौन होता है? जमीन। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपको ये पूरा एकदम बढ़िया से आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट। ये सब प्लस माइनस ही है, कुछ है नहीं। अपने को मालूम नहीं है मेथड, लेकिन अगर आपको मेथड पता चल जाएगा कुछ भी नहीं है ये सब। जब तक मालूम नहीं होता जब तक डिफिकल्ट लगता है। ये वन सेंटेंस वाले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग तो आप कर सकते हो, सब डिफाइन वगैरह है। हाँ अभी इधर सुन, आंसर द फॉलोइंग। ओके, इफ एन एलिमेंट x, कोई एलिमेंट x है, हैज द मास नंबर 11, इसका मास नंबर कितना है? मास नंबर कौन होता है? ऊपर वाला ना, मास नंबर यानी a, एंड इट हैज 6 न्यूट्रॉन। अगर इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन 6 है, मतलब आसमान माइनस जमीन 6 है। देन राइट इट्स रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये होता है बच्चों, आसमान और नीचे z होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। मुझे z गिवन, मुझे क्या गिवन है? a गिवन है। मुझे क्या गिवन है? रुको रुको रुको, n। मुझे मालूम है कि a माइनस z ये आपका n होता है, सही बात है। n आपको कितना दिया है? 6। a आपको कितना दिया है? 11। z पता कर लो, माइनस z को यहां ले लो, 6 को वहां भेज दो। देखो यहां पर ही कैलकुलेशन इधर ही कर लो, जगह है। z इज इक्वल टू 11 माइनस 6 कितना आ जाएगा? अब ये x लिखो, रिप्रेजेंटेशन करना है ना। ऊपर कितना लिखोगे? 11। नीचे कितना लिखोगे? 5। हो गया आंसर। एक मार्क का आंसर समझ में आ गया? चलो सबसे सिंपलेस्ट एमिशन कौन देता है भाई? हाइड्रोजन। अरे जो स्पेक्ट्रम बनाया था ना अपने, लाइन स्पेक्ट्रम, सबसे सिंपलेस्ट किसका होगा? उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हाइड्रोजन। क्या बोल दोगे? हाइड्रोजन। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पता आपको? डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, उसका स्टेटमेंट लिखना है। समझ आ रहा है? वो याद है? दोनों हम लोग पोजीशन एंड मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते, खत्म। वो स्टेटमेंट लिखना है अपने को, तो ये तो कर लोगे आप, सीधा याद करने वाला है। ये गिव नेम ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं याद करवाया मैंने आपको? चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, खत्म। ये भी हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन दोनों में से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? ये या ये पता करना है, ठीक है। चलो पता करते हैं। नियॉन बोले तो नियॉन एटम है, तो डायरेक्टली इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन -2, ये भी है ना, 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 10 हो गया। सोडियम 11 होता है, +1 है, 1 दे दिया, 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये वाला चेक करते हैं। आर्गोन 18, क्लोरीन के ऊपर -2 है, इसका 17 होता है, -2 मतलब 2 लिया तो 19 हो गया। ये 18, ये 19, गलत हो गया, नहीं समझे बात को। पोटेशियम बात करें तो 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 दे दिया है, +1 तो 18। तो ये दोनों हैं, लेकिन अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूं तो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो इन दोनों में ये वाला आपका क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। समझ गए? खत्म, चैप्टर फिनिश। अच्छा अभी सुनो बच्चों, ये कुत्ते से आवाज नहीं निकाले इधर। सुनो, अभी अगला चैप्टर तुम लोगों को क्या करवाने का था किसी को केमिस्ट्री के अंदर? मॉडर्न पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा कोई, किसी का कोई टारगेट है? ठीक है, तो नेक्स्ट मैं फिर मॉडर्न कराऊंगा।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल